Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हाईली एक्सपेक्टेड केस स्टडीज़। हमारे यहाँ पे पढ़ाई हुई सारी केस स्टडीज़ हाईली एक्सपेक्टेड होती है बिकॉज यू नेवर नो कौन सी वाली पूछ ली जाए। अभी हम जो केस स्टडी पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, वो बहुत छोटी सी है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। इट सेज अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग वॉशिंग मशीन्स। मतलब कोई कंपनी है रैंडम जिसका नाम नहीं दिया हुआ, वो एक काम कर रही है, कौन सा? वॉशिंग मशीन बनाने का। देयर इज अ वेल डिफाइंड सिस्टम ऑफ जॉब्स विद अ क्लियर एंड डेफिनेट अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, पेपर में कभी भी क्वेश्चन आए केस स्टडी का और आपको जांचना हो कि ये कौन से चैप्टर से पूछा हुआ है, तो यहाँ ऐसे वर्ड्स पे आप फोकस कर सकते हैं। देखिए, इन्होंने अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी तीनों चीज़ें मेंशन कर दी हैं, विच मीन्स ये कौन से चैप्टर से रिलेट कर रहा होगा? ये ऑर्गेनाइजिंग से रिलेट कर रहा होगा। अभी तो आपके लिए बहुत सिंपल है ये जानना कि कौन से चैप्टर का है, क्योंकि अपन ये चैप्टर के बाद ही पढ़ रहे हैं। लेकिन पेपर में तो अपन को नहीं पता रहेगा ना। पेपर में तो विल बी लाइक कि ये कौन से चैप्टर से आया है, कैसा है, क्यों। एक बार अगर आप चैप्टर गैस कर लेना तो आपके लिए आंसर करना बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। ऐसे कुछ वर्ड्स आपकी हेल्प करते हैं ये समझने में कि कौन से चैप्टर का है। तो ये बोलते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही क्लियरली अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तीनों को डिफाइन किया गया है। बट द पीपल आर नॉट अलाउड टू इंटरैक्ट बियॉन्ड देयर ऑफिशियली डिफाइंड रोल्स। अच्छा, अब इस चीज़ पे फोकस करना। देर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस जो बोल के रखती हैं कि भैया तुम क्या काम करते हो ना, उसी से तुम्हें मतलब होना चाहिए, फालतू में इधर उधर से किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी बिल्कुल ऐसी थी। इनका भी मानना था कि जो भी लोग हमारे यहाँ पे काम करते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। येस, देर आर फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस जो ऐसा करके रखती हैं। अभी लेटेस्ट में ही एक एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है दैट वन ऑफ माई रिलेटिव्स वेंट टू दुबई एंड वो वहाँ पे जॉब करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन थी कि आप किसी भी अपने साथ वाले से ना ऑफिस प्रीमाइसेस में ना ही ऑफिस प्रीमाइसेस के बाहर निकलने के बाद बात कर सकते हैं। सोचिए कैसा अजीब सा फील होता होगा, कैसा रोबोटिक सा फील होता होगा कि भैया हम इंसान हैं, हमें बात करने के लिए मना किया जा रहा है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने भी कुछ ऐसा ही करके रखा था। तो ये कोई ऐसी हाइपोथेटिकल कंडीशन नहीं है, सिचुएशन नहीं है। इट इज़ लाइक अपने यहाँ से रियल वर्ल्ड से ही पिक की हुई एक सिचुएशन है। अब इन्होंने किया तो किया, लेकिन उसका इल इफेक्ट भी इन्हें ही भुगतना पड़ा। कैसे? जब आप अपने यहाँ के लोगों को इंटरैक्ट करने का मौका नहीं देते हैं तो क्या होता है? एज अ रिजल्ट द कंपनी इज not able to adapt to the changing business environment. ये इंटरेक्शन ना होने के कारण कंपनी जो उसके एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा था उससे अडेप्ट नहीं कर पाई। आई गेस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्या मिसिंग है, पर कोई बात नहीं, आगे पढ़ लेते हैं। They say the workforce is also not motivated due to the lack of social interaction. जो आपके यहाँ के लोग हैं ना, वो भी काम कर करके इतने परेशान हो चुके हैं that they are not interested अब कुछ भी एक्स्ट्रा करने में, एनर्जी ही नहीं आ रही उनके अंदर। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाई थी इस चैप्टर में जिसमें मैंने आपको बोला था कि कई लोग सिर्फ काम करने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाते, कुछ सोशल नीड्स को लेके जाते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, बस वही यहाँ पे अप्लाई करना है आपको। तो यहाँ पे वही चीज़ मिसिंग थी और हमें उसी पे काम करना है। दे से द कंपनी इज फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोसीजरल डिलेज एंड इनएडिक्वेट रिकॉग्निशन ऑफ क्रिएटिव टैलेंट्स। जो कंपनी है वो फेस कर रही है प्रोसीजरल डिलेज और यहाँ पे क्रिएटिव टैलेंट्स को रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है। थोड़ा सा बैक में चले जाइए, अपने मेमोरी को वो करिए थोड़ा सा और रिवाइज कीजिए उस कॉन्सेप्ट के बारे में जो मैंने आपको बताई थी कि ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई इंसान काम करने जाता है तो वो दो नीड्स को लेके जाता है। वन इज़ मॉनेटरी, अदर वन इज़ देयर सोशल नीड्स। मॉनेटरी आपकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से पूरी हो जाती है, लेकिन सोशल नीड्स आपकी कैसे पूरी होती हैं वो आपको पता लगाना है यहाँ पे। यहाँ मैंने आपको दे दिया है बहुत बड़ा हिंट। आई गेस अब तो क्लिक कर ही गया होगा आपको आंसर क्या है। फिर भी नहीं किया तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद सोचिए।
सोचने के बाद जो भी आंसर हो वो दिमाग में रखिए और यहाँ का आंसर फिर प्ले करके देखिएगा वीडियो को। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। सजेस्ट हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कैन ओवरकम द प्रॉब्लम्स फेस बाय इट। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत जा रही है उसको किस तरह से हम काउंटर करेंगे, पहला आपको ये बताना है। सेकेंड आपको बताना है गिव द 2 बेनिफिट्स इट विल डिराइव फ्रॉम योर सजेशन। 2 बेनिफिट्स जो कि आप इस चीज से डिराइव करेंगे, मतलब जो भी आपका आंसर होगा इन शॉर्ट उसके एडवांटेजेस लिखने हैं 2 यहाँ पे। 2 से ज्यादा लगे तो 2 से ज्यादा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ आई एम रिवीलिंग द आंसर। आंसर इज इंट्रोडक्शन ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होती है, वन इज फॉर्मल, वन इज इनफॉर्मल। फॉर्मल वाले में क्या होता है, सर मैम सर मैम सर मैम और उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं। इनफॉर्मल में फ्रेंड्स होते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि कभी भी हम स्कूल जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो हम सिर्फ ये सोच के नहीं जाते कि हमें काम करना है, बल्कि हम ये भी सोचते हैं कि हमें रिलेशनशिप बनाने हैं, हमें लोगों से इंटरेक्ट करना है, जितना हो पाए उतना अपने आप को एक्सपोज करना है। सो यहाँ ये बोलते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में इसी चीज़ की कमी थी। रिमेंबर द लाइन जब इन्होंने लिखा कि यहाँ पे इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इंटरेक्शन अलाउड ही नहीं है, तो अब आप किसी से इंटरेक्ट ही नहीं करोगे, सिर्फ ऑफिस आओगे, काम करोगे, घर चले जाओगे और कोई भी बातचीत नहीं कर रहे हो, तो कैसा लगेगा आपको, सोचिए। बस उसी चीज़ की कमी थी और उसी चीज़ को आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। देन अगर हम 2 बेनिफिट्स के बारे में बताएं तो भैया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के तो हमने कितने बेनिफिट्स पढ़े हैं, कोई भी 2 उठा के लिख दो। यहाँ लिखे हुए हैं फास्टर स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेशन एंड क्विक फीडबैक, इट हेल्प्स टू फुलफिल द सोशल नीड्स ऑफ द मेंबर्स एंड एनहांस देयर जॉब सैटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये 3 इन्होंने मेंशन कर दिए हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं अपने आंसर पे तो 2 ही मेंशन कीजिए। एक्स्ट्रा लिखने से ना जो एग्जामिनर होता है वो समटाइम्स इरिटेट हो जाता है। यू नेवर नो आपकी कॉपी कौन सा एग्जामिनर चेक करने वाला है, राइट। तो अगर वो मान लीजिए एक्स्ट्रा लिखने की वजह से आपसे इरिटेट हो गया तो आपको दिक्कत आएगी। सो ये था हमारा एक केस स्टडी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इसके बाद देखेंगे हम और बहुत सारे केस स्टडीज़, लेकिन हमने पहले भी कुछ केस स्टडीज़ कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिए, उनका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। विद दैट अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मेंशन है वहाँ से। एंड 11th-12th के किसी भी बिजनेस स्टडीज़ के कोई भी सब्जेक्ट में, चैप्टर में, कुछ में भी दिक्कत जा रही है तो वो आप देख सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स की प्लेलिस्ट में मेंशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।